संसद में एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया। विपक्षी सांसद काले कपड़ों में पहुंचे। अब ये कोई फैशन स्टेटमेंट तो था नहीं, ये एक बहुत बड़े राजनीतिक टकराव का संकेत था। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस विरोध के पीछे कौन सा विधेयक था और आखिर क्यों इसे भारत के संघीय ढांचे पर एक हमला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें उसी गहमा-गहमी भरे दिन की हैं। आप देख सकते हैं डीएमके के सांसद सभी के सभी काले लिबास में। बिना एक शब्द कहे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की नौबत आई क्यों? ये जो काले कपड़े थे, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी से कहीं ज्यादा थे। ये असल में एक गहरे असंतोष का प्रतीक थे। तो चलिए समझते हैं कि इस विरोध की जड़ें कहां तक जाती हैं। हाँ, सोचने वाली बात तो है कि आखिर वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इन सभी सांसदों को इस तरह का एक प्रतीकात्मक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसका जवाब दो विधेयकों में छिपा है। तो इस पूरे बवाल के, इस पूरे टकराव के केंद्र में थे दो सरकारी विधेयक जिन्हें सरकार सदन में पेश करना चाहती थी, और इन्हीं विधेयकों ने विपक्ष और सरकार को एकदम आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये हैं वो दो बिल, पहला केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक और दूसरा परिसीमन संशोधन विधेयक। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इन्हें पेश किया था। लेकिन इनमें से जो दूसरा बिल है ना, यानी परिसीमन विधेयक, उसने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सीधा सीधा ताल्लुक राज्यों की राजनीतिक ताकत से है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये परिसीमन आखिर है क्या भला। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी राज्य में विधानसभा और लोकसभा सीटों की जो बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें फिर से तय करने का एक प्रोसेस है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर सीट पर आबादी लगभग बराबर हो, और ये काम आमतौर पर जनगणना के बाद होता है। और जब इस प्रक्रिया से जुड़ा बिल आया तो विपक्ष ने बहुत ही कड़े, बहुत ही तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि देश के, आप कह सकते हैं, देश के बुनियादी ढांचे पर एक चोट बताया। विपक्ष की भावना, उनकी जो आपत्ति थी, वो इन शब्दों में बिल्कुल साफ झलकती है। उन्होंने इस विधेयक को भारतीय संघीय ढांचे पर, यानी जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन है, उस पर एक सीधा और मौलिक हमला करार दिया। तो विपक्ष की मुख्य आपत्तियां क्या-क्या थीं? चलिए देखते हैं। पहली तो ये कि यह संघीय ढांचे पर एक सीधा हमला है। दूसरी कि यह संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। और तीसरी कि यह उस शक्ति को छीनने की कोशिश है जो 2001 में एक पिछली सरकार ने दी थी। यहां पर दोनों पक्षों का जो टकराव है वो एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ विपक्ष है जो कह रहा है कि यह तो देश की बुनियाद पर हमला है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का तर्क था, खैरे भाई, हम तो सिर्फ बिल पेश कर रहे हैं, ये तो बस एक टेक्निकल प्रोसेस है। असली बहस, यानी कि इसके गुण दोष पर चर्चा, वो तो बाद में होगी। और हाँ, इस विरोध का एक बड़ा ही दिलचस्प सांस्कृतिक पहलू भी सामने आया। डीएमके के एक सांसद ने इसकी तुलना की काले टीके से। मतलब जैसे किसी शुभ काम को बुरी नज़र से बचाने के लिए टीका लगाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो खैर, इन सारी बहसों, इन सारे आरोपों और इस प्रतीकात्मक विरोध के बाद मामला आखिरकार पहुंचा संसदीय प्रक्रिया के अगले पड़ाव पर, यानी कि वोटिंग पर। लगभग 40 मिनट तक तीखी गर्मागर्म बहस चली, और उसके बाद सवाल सिर्फ एक था, क्या इन बिलों को सदन में पेश करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? और इसका फैसला होना था वोटिंग से। और नतीजा था 251। जी हां, सरकार को इस प्रस्ताव के पक्ष में मिले पूरे 251 वोट, जो विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करने के लिए एक बहुत ही निर्णायक आंकड़ा था। और बस इसी के साथ विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद इन विधेयकों को सदन में पेश करने का प्रस्ताव पास हो गया। तो अब आगे क्या? देखिए, ये विधेयक लोकसभा में तो पेश हो चुके हैं। अब अगला कदम होगा इन पर विस्तार से चर्चा करना और इन्हें पारित कराने की कोशिश करना। और अगर ये वहां से भी पास हो जाते हैं तो फिर ये जाएंगे राष्ट्रपति के पास अंतिम मंजूरी के लिए। और ये पूरा घटनाक्रम अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, जब एक मामूली सी लगने वाली संसदीय प्रक्रिया को देश के मूल ढांचे पर हमले के तौर पर देखा जाने लगे, तो ये भारत में केंद्र राज्य संबंधों, यानी हमारे संघवाद के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।